नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम लोग पेपर 2 को प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग बिहार स्टेट हिंदी पेपर 2 का अभ्यास करेंगे। ये अभ्यास सेट दूसरा है। एक अभ्यास सेट हो चुका है और प्रीवियस सेट भी करवा दिया गया है, तो जो नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये अभ्यास सेट दूसरा है। तो आप लोग इस वीडियो में हिंदी से संबंधित जो पेपर 2 में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को संग्रहित किया है, जो संभावित प्रश्न हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपके लिए प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण है। और देखिएगा कि किस तरीक़ा से प्रश्न को पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में हिंदी के जो 100 प्रश्न और व्याकरण के जो प्रश्न रहते हैं तो वही 100 प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आप लोग का इस वीडियो में कितना सही होता है हमें कमेंट करके बताइएगा अंत में। और जो है अच्छे से जो है पढ़कर जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। और कोई चैप्टर अगर नहीं पढ़ाया गया है, 2, 4, 5 चैप्टर, तो कोई बात नहीं, वो सब क्वेश्चन अगर आएगा तो चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग धीरे धीरे वो सब भी ख़त्म कर देंगे। 20 तारीख तक जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 2, ये अभ्यास सेट 2 है पेपर 2 का। ये पेपर 2 का अभ्यास सेट 2 है, यानी एक अभ्यास सेट करवा दिया गया है। हम लोग 10 अभ्यास सेट करेंगे, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो आप लोग जितने मेरे क्लास हुए हैं, जितने होंगे पेपर 2 का क्लास का PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 5307 पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो हम इधर से आपको PDF टॉपिक वाइज जो है प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए, क्योंकि पेपर 1 का सारा जो है नोट्स वहीं पे भेज दिया जाएगा। और यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है उससे भी जुड़कर अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी जगहों पे प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, किस विद्वान ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है? आपको बताना है वे कौन से विद्वान हैं। 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। तो ये सब अगर पढ़े होंगे मेरा टॉपिक तो आप सभी को पता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस आलोचक ने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है? यानी वे कौन से आलोचक हैं जिन्होंने हिंदी का उदय संवत 1050 ईस्वी से माना है? तो ये जो आलोचक है रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। इन्होंने जो है 1050 ईस्वी संवत से माना है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मैंने जो है प्रश्नों को स्तर को देखते हुए संग्रहित किया है, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए, ताकि जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं उसका हमें जो है मोटिवेशन मिल सके। तीसरा प्रश्न है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन किस आलोचक का है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन नहीं है, आप लोग गलत बना दीजिएगा। ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। विकल्प ख सही हो जाएगा। होता क्या है कि आप लोग जो भी देखते हैं कथन से संबंधित तो नहीं भी पता है तो रामचंद्र शुक्ल को बनाकर चले आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये इसे प्रश्नों को सोच समझकर बनाइएगा, ताकि गलत होने की संभावना कम हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है आपको सामने, निम्नलिखित में कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? यानी वो कौन सा रासो ग्रंथ है
जो छंदों का अजायब घर कहलाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए पृथ्वीराज रासो को जो है छंदों का अजायब घर कहा जाता है, विकल्प ग हो जाएगा। और ऐसे छंदों का अजायब घर जो है रामचंद्रिका को कहा जाता है, लेकिन रासो का चर्चा होगा तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। तो विकल्प के अनुसार आप सही कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? यानी रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के किसने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रश्न ऐसे देखने को मिलते हैं। तो 12 ग्रंथों को जो है प्रमाणिक माना है, विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। तो आप लोग चीज़ें को देखिए, समझिए और अंत में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है? यानी वे कौन से कवि हैं जो कृष्ण भक्त धारा के नहीं हैं? तो ऐसे प्रश्न बराबर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है। जो आपको जानते हुए गलत हो सकता है वही प्रश्नों को मैंने यहाँ समाहित किया है ताकि उस पर आपका पकड़ अच्छे ढंग से बन सके। तो नाभा दास को जो है श्री कृष्ण के भक्ति काव्य में नहीं है, ये राम भक्ति काव्य के जो है कवि हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिकार के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? यानी ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को जो है खूबसूरती के साथ मिलाया है, वे कौन से रचनाकार हैं? तो पद्माकर जो हैं पर्व त्यौहार का जहाँ भी ऋतिकार में चर्चा आएगा तो पद्माकर हो जाएंगे, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मृतक एक चुना हुआ गुलदस्ता, यह कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति कै मूर, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कई सूर। यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति दिया गया है किसकी पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इसी तरीक़ा से प्रश्न आपको वहाँ भी दिखाई देंगे, तो आप लोग प्रैक्टिस करके अभ्यास करते रहिए। और जो टॉपिक बाकी है उपन्यास, नाटक और छंद अलंकार, तो हम लोग कल से जो है व्याकरण वाले सेक्शन को देखेंगे और बीच बीच में जो है नाटक और उपन्यास को भी देखते चलेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, 20 तारीख तक लगभग ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पेपर 1 का भी कुछ टॉपिक करना ज़रूरी है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है आपको बताना है। तो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास को माना जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो माखन राज चतुर्वेदी को जो है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। जो है आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने संग्रहित किया है। हो सकता है आप कुछ प्रश्न इसको बहुत अच्छे से जानते हो, तो कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है, यानी राम की शक्ति पूजा जो निराला की कविता है उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? यानी वे कौन से कवि हैं जो प्रगतिवादी नहीं हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है प्रगतिवादी नहीं है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो नहीं है, विकल्प ग। और केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन नागार्जुन तीनों प्रगतिवादी कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई आपको जवाब देना है। तो जब भारत का बात करें तो 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, और विश्व का बात करेगा तो 1935 में। जब 36 में स्थापना हुई तो प्रेमचंद इसके अध्यक्ष बने थे, और ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था।
लखनऊ में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोगवाद को किसने बैठे ठाड़े का धंधा कहा है, यानी वे कौन से आलोचक हैं जिसने प्रयोगवाद को बैठे ठाड़े का धंधा कहा है। तो नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाड़े का धंधा कहा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन है 1943 ईस्वी में हुआ था। देखिए यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तार सप्तक में आप 2, 3, 4, 5 भी चारों जोड़ सकते हैं, लेकिन तार सप्तक जो है प्रथम सप्तक को ही बोला जाता है। तार सप्तक ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम तार सप्तक का जो है उसे तार सप्तक बोला जाता है। तो इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो है 51 में हुआ था, तीसरा 59 में और चौथा जो है 79 में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परपदवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं है, यानी वे कौन से रचनाकार हैं जो परपदवाद में नहीं आते हैं। तो आप सभी को पता होगा परपदवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है। तो नकेनवाद में नरेंद्र बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश 3 थे, लेकिन नंद किशोर आचार्य नहीं थे। तो नहीं पूछ रहा है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आदमी रोटी बेचता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेचता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेदता है। मैं पूछता हूँ वो कौन है। देश की संसद मौन है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है। ये जो पंक्ति है वो किस रचनाकार की है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, धूमिर की, सुदामा पांडे धूमिर जिसको बोला जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है, यानी कौन सी पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से है आपको बताना है। तो हरिश्चंद्र मैगजीन, बाराबोधनी, कवि वचन सुधा, तीनों का जो संबंध है भारतेंदु हरिश्चंद्र से है। तो इसका जो सही आंसर है उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, यानी हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक कौन थे आपको बताना है। तो हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है उसके संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदंत मार्तंड पत्रिका में खरी बोरी का उल्लेख किस नाम से किया गया है, यानी उदंत मार्तंड जो पत्रिका निकलता था हिंदी का प्रथम पत्रिका जुगर किशोर के द्वारा, तो वो पत्रिका में हिंदी यानी खरी बोरी के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो उसके लिए जो है मध्य देशीय भाषा का प्रयोग हुआ था। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड है, तो एक दूसरे से जो है समाहित होते जाएगा। आप जो रिवीजन कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि आप कितना पढ़ पाए हैं। पूस की रात कहानी में हरकू कंबर के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है। पूस की रात कहानी में हरकू जो है कंबर के लिए कितने रुपये बचा कर रखता है। तो 3 रुपये बचा कर रखता है। विकल्प क सही हो जाएगा। कहानी बारे में लगता है 4 टाइपिंग हो गया है मिस्टेक से, तो उसको सुधार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचराइट कहानी की नायिका मुनरी किसकी पुत्री है, यानी पंचराइट कहानी में जो मुनरी है वो किसकी पुत्री है आपको बताना है। तो वो गुजरी काकी की पुत्री है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़कर अगले प्रश्न को देखते हैं। चीफ की दावत कहानी का प्रकाशन कब हुआ था, यानी चीफ की दावत जो भीष्म साहनी का कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है। तो उसका जो प्रकाशन है 1956 ईस्वी में हुआ था। आपको ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प को सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कानों में कंगना कहानी में किरण किसकी फूलों से माला बना जाती है, यानी कौन सी फूलों से माला बना कर लाती है आपको बताना है। तो वो जो फूल है वो मोरसिरी का फूल है। विकल्प ख सही हो जाएगा। जब पूरी कहानी आप पढ़िएगा तो आपको वहाँ ये चर्चा दिखाई देगा मोरसिरी फूल का, तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा आप नहीं पढ़े हैं तो।
और जितने PDF हम दिए हैं सभी का रिवीजन करते रहें, क्योंकि प्रश्न जो है वहीं से पूछे जाएंगे। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे से देखिए। फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी कौन सा है? फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी कौन सा है? तो फ्लैशबैक में रचित प्रथम कहानी उसने कहा था को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कहानी का प्लॉट जो पढ़ना है वो जो है कौन सी विधा है हिंदी का, आपको बताना है। तो कहानी का प्लॉट जो विधा है वो कहानी विधा है, जो कि विकल्प में नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचरण की सभ्यता निबंध में सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? यानी आचरण की सभ्यता जो निबंध है उसमें सर्वश्रेष्ठ किसे बताया गया है? तो जब निबंध पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सर्वश्रेष्ठ जो है आचरण को बताया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? गेहूं और गुलाब निबंध के अनुसार पृथ्वी पर मानव अपने साथ क्या लेकर आया है? तो भूख और प्यास दोनों लेकर आया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा, हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का न्याय लोक बनाएंगे। उक्त पंक्ति किस निबंध से लिया गया है? ये जो पंक्ति है वो किस निबंध से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है गेहूं और गुलाम जो रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है उससे लिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सारे टॉपिक से प्रश्न एक साथ मिल जाते हैं तो आपको दुविधा में डाल देते हैं, तो चीज़ों को अच्छे से देखिए, रिवीजन कीजिए, ताकि आपको गलत होने की संभावना कम हो सके। क्योंकि एक नंबर से जिसका रिजल्ट नहीं होता है उसका दर्द क्या होता है हमें पता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि सभी जो है क्वालिफाई से 20-25 नंबर ऊपर लेकर आएँ, ताकि जो है आप लोग को अच्छा गौरवान्वित महसूस हो सके। हिंदी में रचित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में रचित निबंध के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को रचित निबंध के प्रवर्तक माना जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध में शुक्र ने श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? श्रद्धा की प्रेरणा का मूल किसे माना है? तो विश्व कामना का माना है, विकल्प को सही हो जाएगा। जब निबंध पढ़िएगा श्रद्धा और भक्ति, आपको PDF दे दिया गया है तो समझ में आ जाएगा, वहाँ चर्चा किया गया है। तो आप लोग को जितने PDF दिए गए हैं वो सारे को 1-2 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सा है? यानी वो कौन सा जीवनी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर आधारित है? तो ब्योमकेश दरवेश जो जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है जीवन पर आधारित है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संदर्भ में उक्त कथन किसका है? तो ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प घ सही हो जाएगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने ही विद्यापति के संदर्भ में ये बातें कही थी। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा द्वारा विरचित है? यानी वह कौन सा रेखाचित्र है जो महादेवी वर्मा द्वारा विरचित है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, शब्दों में फंसाता है, तो आप लोग शब्दों को अच्छे से समझिए। विरचित मतलब होता है रचित। तो अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं तीनों रचनाएं हैं। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। कबीरदास के भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है? कबीरदास के भाषा को पंचमेर खिचड़ी किसने कहा है आपको बताना है। तो श्याम सुंदर दास ने पंचमेर खिचड़ी कहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। अगर सधुकरी रहता तो रामचंद्र शुक्ल हो जाता, और वाणी के डिक्टेटर कहता तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाता। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। कबीरदास भक्ति के कार्य के किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जो हैं
भक्ति कार्य के किस शाखा के कवि हैं? तो देखिए कबीरदास जो है भक्ति कार्य के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं, लेकिन ज्ञान मार्गी विकल्प में नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस तरीक़ा से प्रश्न आपको जो है दुविधा में डालेगा, तो अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद जो है बनाइएगा ताकि आपका गलत होने की संभावना कम रहे। मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? मैंने उसको कविता किस काव्य संग्रह से दी गई है? तो ये जो कविता है आप सभी को पता होना चाहिए, फूल नहीं रंग बोलते हैं कविता संग्रह से दी गई है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने उसको जब जब देखा रोहा देखा, रोहे जैसा तपते देखा। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं आप सभी को पता होना चाहिए, केदारनाथ अग्रवाल का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किसने कहा है? यानी वे कौन से आलोचक हैं जिसने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सूरदास द्वारा विरचित जो भ्रमर गीत है वो कैसा काव्य है आपको बताना है। सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत है, कैसा काव्य है? तो ये एक उपारंभ काव्य है, विकल्प ख सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दिया? मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया है, ये बीपीएससी टी 1 में पूछा गया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आपका जो तैयारी है यहाँ से लगभग 50 से 60% बीपीएससी का भी होता जाएगा, क्योंकि मैंने उसके आधार स्तर को देखते हुए प्रश्नों को समाहित किया है ताकि दोनों जो है एक साथ आपका तैयारी हो सके। बंधु बिरथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता, कितनी विहरता है। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? ये जो पंक्ति है वो उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार जो हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, विकल्प घ हो जाएगा। दोनों ओर प्रेम पड़ता है कविता से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? गेहूं और गुलाब में लेखक की क्या इच्छा है? तो गेहूं और गुलाब में लेखक की इच्छा है गेहूं पर गुलाब के पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो और जो है वृत्तियों को उधरगामी करने की, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न भी देखने को आगे आपको मिलेंगे, तो अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा। विकर होकर नित्य चंचल खोजती, जब नींद के पर चेतना थकसी रही, तब मैं बड़े की बात रे मन। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, तुम मुरकुराहर करह से, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन का झरना कविता के रचनाकार कौन है? जीवन का झरना कविता के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं RC प्रसाद सिंह हैं, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमरी का अटारी का प्रकार। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? उपयुक्त जो पंक्ति है उसके रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का वह तोलती पत्थर कविता की है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोग इसका जो है कविता को 2-4 बार पढ़ लीजिएगा। नोट्स आपको दे दिया गया है, सारे चीज़ वहाँ समाहित हैं, तो आप लोग रिवीजन करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो को बना कर लाते हैं और आपका जो है जो तैयारी है, चिंता है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग को फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंदी में मुक्तक या रबर या केचुआ छंद के प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? यानी प्रथम प्रयोक्ता जो है मुक्तक छंद के वो किसे माना जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है? इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं है?
तो आप सभी को पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े रचनाकार हुए, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से ज्ञानपीठ से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हिंदी भाषा में सर्वप्रथम भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं कि सुमित्रानंद पद को सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा में दिया गया। विकल्प ग सही हो जाएगा। 1968 ईस्वी में उनकी रचना है चिदम्बरा उसके लिए दिया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो आप सभी को पता होना चाहिए, बिहार के रचनाकार हैं। 1908 में जो है इनका जन्म हुआ बेगूसराय के सिमरिया गांव में। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर की है, हिमालय कविता से ली गई है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो हो सकता है आपको पूछ दे कि ये पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो चीज़ें को अच्छे से समझिए और जवाब दीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख है? कितने भाषाओं का उल्लेख है वर्तमान संविधान में? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगर मूल संविधान में बात करता तो 14 भाषा था। ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा का दर्जा मिला। विकल्प ख सही हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बिहार से नहीं है? निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध बिहार से नहीं है? तो जानकी बल्लभ शास्त्री का भी है, रामधारी सिंह दिनकर का भी है, विद्यापति का भी है। जानकी बल्लभ शास्त्री का गया जिला से संबंध है, रामधारी सिंह दिनकर का बेगूसराय है और दरभंगा से विद्यापति का संबंध है। तो ये तीनों बिहार के रचनाकार हैं, लेकिन जयशंकर प्रसाद जो है उत्तर प्रदेश के हैं, तो इसका संबंध बिहार से नहीं है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेघगीत कविता के रचनाकार कौन है? मेघगीत जो कविता है उसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो मेघगीत जो कविता है जानकी बल्लभ शास्त्री का जो है रचना है, लेकिन विकल्प में जानकी बल्लभ शास्त्री नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीक़ा से आपको फंसाने के लिए विकल्प बनाए जाते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, उसके बाद जवाब दीजिएगा ताकि गलत ना हो। मनु भंडारी का संग्रह नहीं है, यानी कौन सा जो है कहानी संग्रह है? मनु भंडारी का नहीं है। तो मैं हार गई ये कहानी संग्रह है, यही सच है, ये भी कहानी संग्रह है। रंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है, ये नहीं है। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो ये रंदन की एक रात निर्मल वर्मा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? तो मुंशी प्रेमचंद जो है मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। विकल्प घ सही हो जाएगा। जैनेन्द्र, एराचंद्र जोशी और अज्ञेय तीनों मनोविश्लेषणवादी हैं। ये ध्यान में आपको रखना है। इस तरीक़ा के प्रश्न आपको दे देता है, तो आप ध्यान में रखिएगा तो गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास राहे मासूम रजा का है? यानी इनमें से कौन सा उपन्यास है जो राहे मासूम रजा का है? तो आधा गांव, कटरा बियारजू, टोपी सिकुरा तीनों जो है वो राहे मासूम रजा का उपन्यास है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी रचना जो है राहे मासूम रजा का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा विरचित है? निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा विरचित है आपको बताना है। तो
फणीश्वर नाथ रेणु का जो रचना है विरचित है। तो विरचित का मतलब होता है रचित। तो मेरा आंचल, प्रति परिकथा, कितने चौराहे, तीनों जो रचनाएं हैं फणीश्वर नाथ रेणु हो, तीन में से सभी हो जाएगा, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का परिवर्तन नाटकों से हुआ। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ये जो कथन है वो किस आलोचक का है आपको बताना है। तो ये जो कथन है आप सभी को पता होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल का कथन है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? कालिदास के शकुंतला जो नाटक है उसका खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो इसका जो खड़ी बोली में अनुवाद किया है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है, विकल्प क सही हो जाएगा। बीपीएससी टी 1 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक मोहन राकेश द्वारा रचित नहीं है? यानी कौन सा जो नाटक है जिसके रचनाकार मोहन राकेश नहीं है? आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, रहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, अंधेर नकली जो है भारतेंदु का है। तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका जो है विकल्प घ हो जाएगा, अंधेर नगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वंदे बानी विनायक और निबंध संकलन के रचयिता कौन है? वंदे बानी विनायक और निबंध संकलन के रचयिता कौन है? तो ये जो संकलन है रामवृक्ष बेनीपुरी का है, विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि इसके जो संकलन करता है वही रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। आगे बढ़ते हैं। व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? व्यंग्यात्मक निबंध के लिए कौन प्रसिद्ध हैं? तो व्यंग का जहाँ भी चर्चा हो तो सबसे पहले हरिशंकर परसाई का चर्चा होता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? तो ये जो रचना है आप सभी को पता होना चाहिए, रामविलास शर्मा की रचना है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कविता के नए वर्तमान के लिए दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निरारक थी। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? उपयुक्त जो कथन है किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान उपन्यास में होली का सबसे बड़ा सपना क्या था? गोदान उपन्यास पढ़ाया जाएगा आपको, तो उसमें बताया जाएगा गोदान उपन्यास में होली का सबसे बड़ा सपना क्या था? तो उसका सबसे बड़ा सपना था एक परछाई गाय खरीदने का, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेमरी और बेरारी के बीच कितनी दूरी थी? जो गोदान उपन्यास में सेमरी और बेरारी दो गांवों का चर्चा किया गया है, तो इन दो गांवों में कितनी दूरी था? तो उपन्यास जब देखिएगा तो पता चलेगा 5 मील का जो है दूरी था, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो आप जब हम उपन्यास के बारे में जानेंगे तो हाँ ये चीज़ों का जिक्र किया रहेगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। ये सब टॉपिक कभी पढ़ाया नहीं गया है, उपन्यास और नाटक जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। त्यागपत्र उपन्यास में जज के पद पर कौन रहता है? जज के पद पे कौन रहता है? तो प्रमोद जो है जज के पद पे रहता है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्त्री जब तक ससुराल की है तभी तक मैके की है, उपयुक्त कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये जो कथन है त्यागपत्र में मृणाल कहती है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? मेरा आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताना है। तो ये जो उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है और ये आंचलिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 में है। इससे पूछ सकता है कि मेरा आंचल जो उपन्यास है कैसा उपन्यास है? तो आंचलिक उपन्यास है, ये बात पे आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा आंचल उपन्यास में बिहार के किस गांव का वर्णन है?
मेरा आंचल जो उपन्यास है उसमें बिहार के किस गांव का वर्णन किया गया है? तो उसमें जो है पूर्णिया जिला का मेहरीगंज एक गांव है जिसका चर्चा का केंद्र है, केंद्र बिंदु है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो ये जो नाटक है 4 अंकों का नाटक है। विकल्प ख सही हो जाएगा। और दृश्य का बात करेगा तो 44 दृश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त गीत किस नाटक से ली गई है? ये जो गीत है वो किस नाटक का है? तो ये जो गीत है चंद्रगुप्त नाटक का है। विकल्प क सही हो जाएगा, जिसे कर्नेलिया गाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके जीवन पर आधारित है? आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो किसके जीवन पर आधारित है, यानी किसको जीवन केंद्र बिंदु को बनाकर लिखा गया है? तो ये जो है कालिदास के जीवन पर आधारित है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है। मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ जो पवित्र और कोमल है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है किसका है? तो ये जो कथन है मल्लिका का कथन है। आषाढ़ का एक दिन में आया है नाटक में। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है आपको बतानी है। तो रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसके रचनाकार तुलसीदास हैं। और इसमें जो है 7 कांड है, आपको ध्यान में रखना है। प्रथम कांड और अंतिम कांड भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीयूष कहु संदेश रा, हे भौरा हे काग किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये जो पंक्ति है किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये जो पंक्ति है जायसी की पंक्ति है, जो पद्मावत में है। नागमती वियोग खंड में ये पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न है उसको देखते हैं, क्योंकि काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ओज गुण का संबंध किस रस से है? यानी ओज जो गुण है उसका संबंध किस रस से है? तो ओज गुण का जो संबंध है रौद्र रस से है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उसे विभाव कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का अस्थायी भाव क्या है? तो इसका जो अस्थायी भाव है जुगुप्सा है। विकल्प ख सही हो जाएगा। जब रस पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया जाएगा ये सब सारे चीज़, तो चिंता करने की बात नहीं है। 2-4 दिन में सारे चीज़ हो जाएगा। व्यभिचारी भाव के नाम से किसे जाना जाता है? व्यभिचारी भाव के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो संचारी भाव को भी व्यभिचारी भाव कहा जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो इस तरीका के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसे समाहित किया है ताकि अभी से ही आदत बना रहें। अवधि सिरा का उस पर था गुरुभार, तिर तिर काट रही थी दृग जलधार। उक्त पंक्तियों में से कौन सा छंद है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें बराबर छंद का प्रयोग किया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक चरण में 18 मात्रा, 16 और 12 की यति, अंत में जो है रघु गुरु किस छंद में होता है? ये जो है ऐसा किस छंद में होता है? तो आप जब हरिगीतिका में देखिएगा तो ऐसा होता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस करुण करित हृदय में अब विकट राग नहीं बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। विकल्प ग सही हो जाएगा। जब अलंकार वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे कौन सा अलंकार की क्या परिभाषा है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो अलंकार भी 1-2 दिन में आपको बता दिया जाएगा। अलंकार रस छंद, तो आपको यहाँ से जो है प्रश्न सही होने लगेंगे। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है?
तो भरत मुनि ने अपने जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र उसमें जो है 8 रसों का चर्चा किया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। 9वां रस के रूप में अभिनव गुप्त स्थापित करते हैं 9वां रस। निम्न में कौन सा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कौन जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और मैं भी है, मैं भी रहता तो मैं होता, तो हम और मैं उत्तम पुरुष है, और वह जो है अन्य पुरुष है, और तुम जो है मध्यम पुरुष है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संलग्न का सही संधि विच्छेद है। संलग्न का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संलग्न का सही संधि विच्छेद है समपरसलग्न। विकल्प क सही हो जाएगा। तो आप लोग संधि विच्छेद जब पढ़िएगा तो चीज़ों को समझिएगा, और व्याकरण आपके पास होगा तो विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और कुछ कुछ संधि विच्छेद के जो महत्वपूर्ण शब्द उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब का जो है ज़्यादा विस्तार है, तो इसको जो है नोट्स में सीमित करना बहुत ही मूर्खता वाली बात होगी। तो आप लोग इसको खुद देखिएगा। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। धर्म बुद्धि में कौन सा समास है। तो धर्म बुद्धि में कर्मधारय समास है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हमें एक मोटिवेशन मिल सके जो हम आपके लिए मेहनत करते हैं, और हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सके। अ उपसर्ग से बना सही शब्द कौन है। अ उपसर्ग से बना सही शब्द कौन है। तो अ उपसर्ग से बना सही जो शब्द है वो अतिथि हो जाएगा। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा जो है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जरद भी है, निरद भी है, मेघ भी है, तीनों है और नहीं पूछा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्र पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। अक्र पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बुद्धि भ्रष्ट होना अक्र पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्मूलन का विलोम शब्द है। उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है। तो उन्मूलन का सही विलोम शब्द जो है रोपण हो जाएगा। विकल्प क सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से हिंदी की जगह भाषा प्रयोग भी दिया जा सकता है। तो भाषा प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, यानी देश के जो अपने भारत के जो राज्य है उसको कितने श्रेणी में बांटा गया है। तो इसको जो है 3 श्रेणी में बांटा गया है। क श्रेणी, ख श्रेणी, ग श्रेणी। तो ये जो श्रेणियाँ हैं ये बांटा गया है 3 श्रेणी में, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण में कौन सा प्रत्यय है। रामायण में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। तो रामायण में जो है अयन प्रत्यय है। राम जो है परस अयन रामायण, तो अयन प्रत्यय है। विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 100वां प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है, यानी बिहार का वह कौन सा भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। तो मैथिली भाषा को दिया गया है। विकल्प ग सही हो जाएगा। 2003 ईस्वी में इसे जो है संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो ये आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभ्यास सेट 2 था जिसे आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग इसको 2-4 बार बनाइएगा और पिछला जितना PDF दिया गया है रिवीजन कीजिएगा। और जिनके पास PDF नहीं मिला है वो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 इस पे जो है 199 रुपया पेमेंट कर दीजिएगा, और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो इस पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम करके जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज के रजिस्ट्रेशन करवा दें। आपको PDF जो है दे दिया जाएगा, और मेरे साथ जुड़े रहने के बाद आपको अलग से कोई पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस सेट और नोट्स सारा चीज़ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मेरे साथ इतना समय तक
वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष उपस्थित हो सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।